नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नौतपा हुआ शुरू, 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। 28 मई को आंधी के साथ होगी बारिश। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तिथि नजदीक पहुंची। 31 मई तक छात्र करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा में बुजुर्गों और मरीजों के लिए बड़ी पहल, हर गुरुवार लगेंगे हेल्थ कैंप, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 4 जिलों में खुलेंगे नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, AI व EV जैसे हाईटेक कोर्स होंगे शुरू। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 13 व 14 जून को होगी। 2,45,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 20 से ज्यादा सवाल छोड़ने पर पेपर होगा कैंसिल। तेल दाम बढ़ोतरी पर अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। बोले मोदी कहते थे दाम गिरा देंगे, लेकिन आग लगा दी। इनेलो सड़कों पर उतरेगी। फैमिली ID में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। AI से होगा वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन। हरियाणा में मृत शिक्षकों के ऋण माफी में देरी पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। 21 दिनों के लिए आज सुबह 7 बजे उनके रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आने की है सूचना। सूरजमुखी की खरीद शुरू न होने पर किसानों का धरना शुरू। कुरुक्षेत्र में आढ़तियों पर अवैध वसूली का लगा आरोप। हरियाणा ITI एडमिशन 2026 शुरू। 2 जून से करें आवेदन। 1468 सीटों पर मिलेगा एडमिशन। हरियाणा में बकरीद की छुट्टी की डेट बदली। अब 27 मई की जगह 28 मई 2026 को रहेगा गेजेटेड हॉलीडे। हरियाणा के बस अड्डों पर अनिल विज की नई गाइडलाइन जारी। कब्जे के लिए GM होंगे जिम्मेदार, तो जुर्माना, दुकान अलॉटमेंट होगा कैंसिल। विभाग सामान भी करेगा जब्त। और एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। हेमा मालिनी ने रिसीव किया। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत को भी पद्मश्री मिला। और अब खबरें विस्तार से। पूरा हरियाणा भीषण गर्मी से झुलस रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर आवाजाही कम देखने को मिल रही है, तो वहीं बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि नौतपा शुरू हो चुका है। इन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। दोपहर के समय तो आसमान से मानो आग ही बरस रही हो, ऐसा हाल होता है। इसलिए दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचना जरूरी है। यदि जरूरी हो तो पूरे शरीर को अच्छे से कवर करके बाहर निकलें। वहीं इस दौरान सूती कपड़े का अधिक इस्तेमाल करें। नौतपा का तपना अच्छे मानसून का वैज्ञानिक संकेत माना जाता है। यदि इस दौरान 9 दिनों के बीच बारिश हो जाती है तो इसे सामान्य भाषा में नौतपा का गलना कहते हैं, जिसका अर्थ है कि जमीन की गर्मी कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 28 मई को एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे संपूर्ण मैदानी राज्यों में 28 से 30 मई के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इस दौरान अंधड़ और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में BA, BSc, BCom, BBA और BCA सहित स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। राज्य के स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय झज्जर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि आवेदन करने के लिए अब केवल 7 दिन शेष हैं। विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल admissions.hiereduhry.ac.in पर 31 मई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर अमित भारद्वाज ने छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अंतिम समय में आवेदकों की संख्या अधिक होने से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक हो जाता है, जिससे सर्वर धीमा होने या आवेदन अधूरा रह जाने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अंतिम समय में बैंक सर्वर डाउन होने या लेन देन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए भी समय पर आवेदन करना हितकर है। इसके लिए अपने फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, 10वीं और 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, स्कूल से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आरक्षण का लाभ लेने के लिए उस कैटेगरी के जरूरी प्रमाण पत्र अपने साथ तैयार रखें। हरियाणा के सभी विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID भी अनिवार्य है। यदि अभी 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो फॉर्म भरते समय ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आवेदन की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। यदि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहें तो 1 जून तक कर सकते हैं। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 जून को जारी की जाएगी, ताकि कोई आपत्ति हो तो उसे दूर किया जा सके। पहली फाइनल लिस्ट इसी के साथ यानी कि मेरिट लिस्ट 11 जून को आएगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे 12 जून से लेकर 15 जून तक अपनी फीस भर सकेंगे।
तेल कंपनियों ने 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गई है। इससे अब अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को अधिक खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल की खपत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 5157.8 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत हुई। वहीं पेट्रोल की सबसे कम खपत की बात करें तो लक्षद्वीप में हुई। यहाँ 1.1 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी तेल कंपनियों का घाटा कम हो गया है। अब यह घाटा घटकर तकरीबन 600 करोड़ प्रतिदिन रह गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। बता दें कि सरकार द्वारा पानीपत, पटौदी, नारायणगढ़ और दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए सरकार ने सभी स्थानों पर जगहों का चुनाव कर लिया है। इससे सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से संबंधित तकनीकी कौशल प्रदान करके उद्योगों और निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। वर्तमान समय में बात करें तो राज्य में कुल 38 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हैं, जहां सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सहित अलग अलग विषयों में डिप्लोमा शिक्षा दी जा रही है। नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के हिसाब से विषयों का चुनाव किया जाएगा। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, सोलर ऊर्जा, मशीन ऑटोमेशन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक कोर्स शामिल होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को उद्योगों के सीधे जोड़ने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण, डिजिटल लैब, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटर्नशिप सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पानीपत के कवि गांव, पटौदी क्षेत्र के माऊ और लोकरी गांव में, तो वहीं नारायणगढ़ के PG कॉलेज परिसर में और महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र में ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जहां पर पंचायत ने जमीन प्रदान कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। अब पुलिस विभाग की तर्ज पर बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को वायरलेस यानी वॉकी टॉकी संचार प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लाइनमैन से लेकर SDO, एक्शन और SC स्तर तक सभी अधिकारी एक दूसरे से सीधे संपर्क में रह सकेंगे। बढ़ती गर्मी और बिजली की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने परमिट लेकर घंटों बिजली बंद किए जाने वाले कार्यों पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि तार बदलने, बिजली लाइनों के रखरखाव तथा विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले ऐसे कार्य जिनकी वजह से लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, उन्हें अस्थायी रूप से स्थगित किया जाए। सरकार का उद्देश्य गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बैठक के दौरान टोल फ्री नंबर 1912 यानी 1912 पर लगातार बढ़ रही शिकायतों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ऊर्जा मंत्री ने कॉल सेंटर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा का आयोजन अब 13 और 14 जून को होगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार कुल 2,45,000 युवाओं ने HTET के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में 820 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। यदि किसी छात्र ने अपनी OMR शीट में 20 से अधिक प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़ दिए यानी कि कोई विकल्प नहीं भरा, तो उस छात्र की पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा। यह कदम परीक्षा में किसी भी तरह की संभावित हेराफेरी को रोकने के लिए उठाया गया है। एक और खास बात यह है कि जनगणना ड्यूटी वाले अध्यापकों की इस परीक्षा में यानी HTET परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। परीक्षा को 2 दिनों में 3 अलग अलग सत्रों में विभाजित किया गया है। 13 जून यानी शनिवार को इवनिंग सेशन में और 14 जून यानी संडे को मॉर्निंग व इवनिंग दोनों ही सेशन में एग्जाम होगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन यानी चडोनी ने सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू कराने तथा किसानों से अवैध वसूली करने वाले आढ़तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू चडोनी के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि शाहबाद अनाज मंडी में किसानों से आढ़तियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। किसानों का आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी में किसानों को विभिन्न मदों के नाम पर अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सूरजमुखी की सरकारी खरीद 25 मई से शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन शाहबाद अनाज मंडी में अभी तक सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निजी व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने मांग की कि सूरजमुखी की सरकारी खरीद तुरंत शुरू की जाए और किसानों से कथित अवैध वसूली करने वाले आढ़तियों की जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश भर में पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ोतरी ने एक बार फिर आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने तेल के दाम बढ़ोतरी पर मीडिया को दिए बयान में कहा कि पीएम मोदी जब नए सत्ता में आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं पेट्रोल और डीजल के भाव गिरा दूंगा, सस्ता कर दूंगा। यह बयान उन्होंने जींद पहुंचने पर दिया। अभय चौटाला ने कहा कि आज उन्होंने आग लगा दी है। आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं। आम लोग भी मजबूर होकर सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि इनके विरोध में इनेलो की ओर से प्रदेश भर के 23 जिलों में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। साथ ही रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं। बिजली की बेतहाशा लगाए जा रहे कटों, पेयजल और पशुओं के पीने के पानी की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन होगा। इसमें आमजन का सहयोग मांगा गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर अब बस अड्डों पर अवैध कब्जों, रेडी फड़ी, अतिरिक्त काउंटर और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने स्पष्ट कहा है कि अब बस अड्डे आम जनता की सुविधाओं के लिए हैं और यहाँ यात्रियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत परिवहन विभाग के महानिदेशक ने हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी दुकानदार या वेंडर या अन्य व्यक्ति बस अड्डों के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ या प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। दुकान से जुड़ा सामान जैसे फ्रिज, रैक, क्रेट, टेबल, बेंच और बोर्ड केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के अंदर ही रखने होंगे। वहीं अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले और दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर पूरी तरह से अब प्रतिबंधित रहेंगे। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर जुर्माना, दुकान आवंटन रद्द करना, दुकान सील करना और सामान जब्त करने जैसे कदम भी उठाए जा सकेंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों और आम मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 2 नई स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल और अस्पतालों में मरीजों के लिए संजीवनी योग कार्यक्रम शामिल है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से बुजुर्गों को नियमित स्वास्थ्य निगरानी, समय पर इलाज और अस्पतालों में समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। खास बात यह है कि अब आयुष, योग और आधुनिक चिकित्सा को एक साथ जोड़कर इलाज की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों यानी आयुष में हर सप्ताह गुरुवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच, योग परामर्श और जरूरी स्वास्थ्य सलाह दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों की समय रहते पहचान कर इलाज आसान बनाया जा सकेगा। साथ ही बुजुर्गों को अस्पतालों के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी यानी पारिवारिक पहचान पत्र यानी PPP में बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के अनुसार अब फैमिली आईडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन खुद AI करेगा। इससे सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योजना के पात्र लोगों तक पहुंचाना और अपात्र लोगों को चिन्हित करना है। नई प्रणाली के आधार पर आय का निर्धारण केवल फैमिली आईडी में दिखाए गए आंकड़ों से नहीं बल्कि विभिन्न डिजिटल स्रोतों से प्राप्त जानकारी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का लक्ष्य पारिवारिक आय और खर्च के आंकड़ों को पारदर्शी और सटीक बनाना है। नए सिस्टम के जरिए खर्च को आय का स्रोत माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी परिवार का खर्च निजी स्कूल और महंगी जीवन शैली को अपनाता है तो AI स्वयं ही उसे परिवार की वास्तविक आय मान सकता है। इसके विपरीत यदि किसी परिवार ने जीवन यापन या घर बनाने के लिए लोन ले रखा है तो EMI की राशि को परिवार की कुल आय से घटाया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए फैसला लिया गया है कि 5 लाख रुपए तक की किसान खरीद को परिवार की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नई व्यवस्था में उम्र सत्यापन के लिए भी बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। इससे उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनके पास खुद का प्रमाण पत्र नहीं है।
वायुसेना स्टेशन रेस कोर्स दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून है। उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द तथा हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आईटीआई संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में संचालित की जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। विभाग ने प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की पूरी तैयारी की है। तोशाम रोड पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी राजवीर सिंह ने कहा है कि इस सेशन में 1468 सीटों पर एडमिशन किए जाएंगे। आईटीआई में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों प्रकार के ट्रेड में एडमिशन होंगे। विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सर्वेयर तथा रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग जैसे ट्रेड मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट विवरण, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के वक्त किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संस्थान परिसर में हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जहां आवेदन भरने और दस्तावेज अपलोड करने में उनकी मदद की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने ये सम्मान लिया। जब हेमा मालिनी ने यह सम्मान रिसीव किया तो उनकी बेटी अहाना की आंखों से आंसू छलक उठे। वहीं महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनमें से 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तारीखें अभी सामने नहीं आई है। वहीं पुडुचेरी के प्रसिद्ध सिलंबम गुरु के पजनीवेल को भारत में पारंपरिक मार्शल आर्ट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान लेने जाने से पहले उन्होंने जमीन पर लेटकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत को 90 वर्ष की उम्र में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो वहीं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदेश कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती दिवंगत पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा मशहूर सिंगर अलका याग्निक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर श्वेता पूनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1074 अंक की तेजी के साथ 76,489 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 312 अंकों की तेजी रही और ये 24,032 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली, जबकि निफ्टी एफएमसीजी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान जंग खत्म होने का समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। इस खबर के आने के बाद भारतीय बाजार में तेजी दिखाई दी। वहीं सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 740 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5100 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,513 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोमवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95 रुपए 23 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।